बोला है मैं? स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। ठीक है, मुझे सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ जी, फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स। ये तो आपके लोकेशंस होते बेटा जहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे स्लेटेड कोलुमनार एपिथेलियम, बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे बताइए क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? नेफ्रॉन एंड ग्लैंड्स। नेफ्रॉन और ग्लैंड्स आपने बोला, नेफ्रॉन में स्पेसिफिक जगह पे कहाँ मिलेगा? पीसीटी एंड डीसीटी रिलेटेड ट्यूबुल। बिल्कुल सही, पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन लोकेशंस के अंदर मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेरा यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, बिल्कुल सही। सो ये कुछ लोकेशन हमने देखी थी, बाकी के भी हमारे यहाँ पे जो टाइप्स है हम देख लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। या इशिता, गुड इवनिंग। ऑलराइट, तो ये सब हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर। आप देखते हो कि इवन आपके गोनैड्स के अंदर, ओवरीज और टेस्टिस के अंदर भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम इवन कहते हैं वहां पे एज अ जर्माइनल एपिथेलियम। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर। एंड वी हैव सीन द कोलुमनार एपिथेलियम। कोलुमनार एपिथेलियम इज समथिंग, इसके ऊपर आपको कई बार माइक्रोविलाई मिल सकता है, कई बार आपको माइक्रोविलाई नहीं मिलेगा। इनका काम होता है सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना इंटेस्टाइन और स्टमक में। ये काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके कोलुमनार एपिथेलियम के ऊपर अगर आपको सीलिया लगा हुआ मिलता है, देन यू कॉल हिम एज अ सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। और ये जो आपका एपिथेलियम यहाँ पे होगा, इसका बेसिकली क्या होगा, ये पुश करता है इधर म्यूकस को या किसी और पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। तो ये जो सीलिया यहाँ पे होते हैं, ये पुश करते हैं म्यूकस को या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ। दैट इज व्हाट दिस सीलिया इज नोन फॉर। सॉरी, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। और याद रखना, स्लेटेड कोलुमनार एपिथेलियम आपको मिलेगा आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंड यू विल आल्सो फाइंड देम इन द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे ये लोग अपने पार्टिकल्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में यहाँ पे आपका पुश करेंगे। तो ये सब हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर। और उसके बाद हम लोग हमारी बात करेंगे अबाउट द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम का ये आखिरी टाइप है जिसका नाम है यहाँ पे मेरा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो चलिए इसको देख लेते क्या है ये मेरा। अब यहाँ पे मैं इस टर्म का मतलब आपको समझाता हूँ। सूडो का मतलब यहाँ पे होता है फॉल्स। सूडो का मतलब यहाँ पे आपका रहेगा हमेशा फॉल्स, राइट। स्ट्रेटिफाइड का मतलब यहाँ पे होता है कंपाउंड एपिथेलियम, दैट मींस कंपाउंड। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या होता होगा, चलिए इसे समझते हैं। जब आप इस एपिथेलियम को ऑब्जर्व करते हो, जब आप इस एपिथेलियम को ऑब्जर्व करते हो, आपको लगता है कि यार वहां पे 2-3 लेयर लगी हुई है, बट वहां पे सिर्फ एक ही लेयर होती है। समझो इस बात को। जब आप इस एपिथेलियम को ऑब्जर्व करते हो, आपको देख के क्या लगता है कि अरे वहां पे तो 2 से 3 लेयर लगी हुई है, बट एक्चुअली वहां पे एक ही लेयर लगी होती है। तो ऐसा क्यों लगता है हमें? बिकॉज यहाँ पे सेल्स का शेप काफी अलग होता है। तो एक सेल काफी लंबा सा होगा, दूसरा सेल छोटा सा होगा, तीसरा सेल वापस उससे थोड़ा बड़ा होगा, राइट। चौथा सेल वापस वहां पे छोटा हो, देन वापस यू माइट हैव अ लॉन्गर सेल्स। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर होता क्या है कि आपका सेल का जो शेप होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। छोटे सेल भी होते हैं, बड़े सेल भी होते हैं वहां पे, राइट। और इसलिए जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये तो 2-3 लेयर है वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे सिर्फ आपको एक ही लेयर मिलती है। तो इसलिए याद रखना, इसलिए हम इसे बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो मतलब फॉल्स, मतलब ये सही मायने में कंपाउंड एपिथेलियम नहीं है,
राइट। ये बेसिकली मेरा सिंपल एपिथेलियम है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लेयर दिख रही है। बट याद रखना जब आप माइक्रोसॉफ्ट में देखते हो तो कई बार ऐसा लगता है आपको कि दो दो लेयर है, तीन तीन लेयर है, बट सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही लेयर मिलेगी और इनका शेप यहाँ पे अलग अलग होगा सेल का। सो दैट इज माय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ इन दिस एपिथेलियम टू टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट, लॉन्ग सेल एंड शॉर्ट सेल। बिल्कुल दो टाइप के आपको यहाँ पे सेल दिख जाते हैं और उनको देख के कंफ्यूजन हो जाता है क्या यार यहाँ पे 2 से 3 लेयर तो नहीं है, कई बार ऐसा लगने लगता है। न्यूक्लियस इन बोथ द सेल्स प्रेजेंट एट अ डिफरेंट लेवल, न्यूक्लियस आपको अलग अलग लेवल पे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इट अपीयर्स बाय लेयर, इसलिए ये 2 लेयर जैसा लगता है। बिकॉज फ्यू सेल्स आर टू शॉर्ट एंड टू रीच एट द टॉप ऑफ द सरफेस, इसलिए आपको ये 2 सेल जैसा कई बार लग सकता है, 2 लेयर जैसा आपको ये लग सकता है, बट ऐसा ये नहीं होता। So this is my pseudo stratified epithelium। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये एपिथेलियम मुझे कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, तो नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के अंदर जो एपिथेलियम होता है वो आपका होता है pseudo stratified epithelium। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका लोकेशन याद रखना, लोकेशन इसका यहाँ पे रहेगा नेजल पैसेज। So आपके नेजल पैसेज में जो आपको एपिथेलियम मिलेगा, that epithelium is called as my pseudo stratified epithelium। So ये एक लोकेशन, एक ही लोकेशन आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, that is only location I want all of you to remember। तो इसको लेके आप भूलना मत, बड़ा ही सिंपल सा है, याद रखना, इट इज अ सिंपल एपिथेलियम ओनली। लगता है 2 लेयर है लेकिन 2 लेयर नहीं, सिंगल लेयर ही है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे pseudo stratified epithelium, ये इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ इट लुक्स लाइक। कुछ सेल्स छोटे हैं, कुछ सेल्स बड़े हैं, और इसलिए कई बार लगता है कि ये 2 लेयर है लेकिन ये सिंगल लेयर ही यहाँ पे आपको मिलती है। सो दैट इज योर, याद रखना, दिस इज माय pseudo stratified epithelium। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही सिंपल सा एपिथेलियम था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे क्या है, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू हैव सम ग्लैंड्स। आपके सामने यहाँ पे आ गई है कुछ ग्लैंड्स। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कपल ऑफ ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स भी बेसिकली बेटा आपके जो एपिथेलियम होते हैं वो कई बार आपके ग्लैंड्स बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि कई बार आपके कॉलमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको कई सारे ग्लैंड्स बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखना, भूलना नहीं आप लोगों ने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कॉलमनार एंड इवन अगर मैं बात करूं इवन क्यूबॉइडल, ये जो मेरे एपिथेलियम होते हैं ये कई बार मुझे ग्लैंड्स बना के देते हैं। दे कैन मेक ग्लैंड्स, दे कैन मेक सेवरल ग्लैंड्स, दे कैन मेक सेवरल ग्लैंड्स। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये ग्लैंड्स है क्या और इनका काम क्या होता है, या इनको इनका मेन पर्पस यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म्स है, एक है आपके सामने टर्म यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक है आपके यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनको हम समझते हैं, बड़े सिंपल टर्म है, इनको हम यहाँ पे समझते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो यहाँ पे होता है इसको हम इवन बोलते हैं एज अ डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो मेरा डक्टलेस ग्लैंड यहाँ पे है ये क्या करता है या क्या रिलीज करता है। तो याद रखना कि एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली आपके रिलीज करते हैं हार्मोन्स। याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके होते हैं आपके बॉडी में जहां पे भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल आपके नेक में थायराइड है, देन उसी एरिया में आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी मिलेगा। देन यू हैव अ पीनियल ग्लैंड इन योर ब्रेन, पीनियल ग्लैंड आपका ब्रेन वाले एरिया में पीनियल ग्लैंड आपको मिल जाएगा। तो आपके बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन, दे आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन्स, राइट। अब एक और बात याद रखना कि जो डक्टलेस ग्लैंड है ये अपने हार्मोन रिलीज कहाँ करेगा, तो याद रखना ये अपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करेगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, अपने हार्मोन्स को, अपना जो भी कंटेंट है उनका वो सारा रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर। तो ये बात भूलना मत। तो ये देखो बीच में आपको यहाँ पे ग्लैंड एंडोक्राइन टिश्यू आपको यहाँ पे दिख रहे हैं,
तो यहाँ से कंटेंट डायरेक्ट जाता है ब्लड के अंदर, एंड वाया ब्लड फिर उसे भेजा जाता है थ्रू आउट द बॉडी. सो वाया ब्लड देन यू कैन फाइंड देम सेंट थ्रू आउट द बॉडी. सो याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्टली आपका जाता है ब्लड के अंदर. इट गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड. और कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना, ठीक है, या बोल देना कि रिपीट कर दो. कोई चीज लगे ना कि रिपीट करने वाली है तो बताना, रिपीट करने के, बोल देना रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर दूंगा. सो याद रखना ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपके यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड. यहाँ पे कोई आपको डक्ट नहीं मिल रहा. अगर आप कंफ्यूज हो कि यार डक्ट क्या होता है तो आप राइट साइड में देखो, यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बना के रखा हुआ है, राइट. एक छोटा सा चैनल, एक छोटा सा ब्रिज है जिसके थ्रू आपका सिक्रीशन जाएगा उसके लोकेशन तक. ऐसा ब्रिज या ऐसा चैनल आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. यू विल फाइंड कि जो भी हार्मोन है वो डायरेक्टली आप रिलीज करोगे आपके ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू वो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक. सो दैट इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड. जब भी आपके सामने एंडोक्राइन ग्लैंड टर्म आएगा याद रखना ये सिर्फ आपके हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सिर्फ आपके हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है. उसके अलावा वी हैव अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू सी दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब यहाँ पे क्या बन जाता है. तो याद रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड की जब आप बात करते हो दे आर माय डक्ट ग्लैंड. सो जब हम बात करते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, सो दीज आर माय डक्ट ग्लैंड्स. तो डक्ट ग्लैंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी दिस. सी समझो ये मेरा एक ग्लैंड है यहाँ पे, राइट. तो इसमें से जो भी कंटेंट बाहर निकलेगा उसको भेजने के लिए एक चैनल होगा, एक चैनल होगा और उस चैनल के थ्रू वो कंटेंट को आप भेजोगे उसके लोकेशन की तरफ. आप ब्लड के थ्रू नहीं भेजते, आप डायरेक्टली अपने हार्मोन को, यहाँ पे हार्मोन आएगा नहीं, आप अपने कंटेंट को, वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है. समझो यहाँ पे जो कंटेंट है वो सलाइवा है, समझो यहाँ पे ये कंटेंट आपका है सलाइवा, राइट. अब ये सलाइवा जो आपका है यहाँ पे ये आपके माउथ में कैसे आएगा, यूजिंग दिस डक्ट. ये जो चैनल है यहाँ पे इस चैनल को यूज करके ये आपका आएगा आपके माउथ के अंदर. फ्रॉम हियर इट विल रीच योर माउथ. तो ये जो चैनल हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है ये चैनल मेरा यहाँ पे हो जाता है डक्ट, ठीक है. और उसके थ्रू आप अपने सिक्रीशन को पहुंचाते हो अपने लोकेशन की तरफ. अगर आप सोचोगे कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो एक तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया. एक हो सकता है आपके यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, राइट. सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, अपने सिक्रीशन को रिलीज करता है आपके माउथ के अंदर, राइट, सलाइवा को. तो एक ये ग्लैंड हो गया. देन यू कैन हैव समथिंग लाइक अ स्वेट ग्लैंड. कोई बताएगा स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन कहां पे आता है. स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन कहां पे आएगा, जब आपको पसीना छूट रहा होता है वो स्वेट ग्लैंड से आ रहा होता है, तो वो आता कहां पे है, कौन से सरफेस पे आता है, स्किन के सरफेस पे आता है वो. बिल्कुल, आपका जो स्वेट होता है, आपका जो पसीना होता है वो आपके स्किन के सरफेस के ऊपर आता है, राइट. तो वो भी एक डक्ट के थ्रू से भेजा जा रहा है, राइट. तो स्वेट ग्लैंड आपका यहाँ पे एग्जांपल हो गया. इवन यू विल फाइंड योर मेमोरी ग्लैंड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली, राइट, जहां से मिल्क सिक्रीशन आपका होता है, राइट. सो दे आर गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट. सो इवन योर मेमोरी ग्लैंड आपके यहाँ पे हो सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे. याद रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता क्या है ना कि आप ब्लड में सिक्रीशन को रिलीज नहीं करते. यू रिलीज द सिक्रीशन ऑनटू बॉडी सरफेस और इनटू सम काइंड ऑफ अदर चैनल, राइट. आप इसे डायरेक्टली ब्लड में आप रिलीज नहीं करते. अगर सलाइवा होगा तो आपके माउथ में आ जाएगा, स्वेट होगा तो आपके स्किन के सरफेस पे आएगा, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क होगा तो आपका लाइक बॉडी के बाहर आएगा वो, राइट. सो दीज आर द ऑल द एग्जांपल्स ऑफ योर एक्सोक्राइन ग्लैंड. और आपकी बॉडी में कई सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और याद रखना दे विल हैव डक्ट. उनके पास एक चैनल होता है और चैनल के थ्रू ही वो अपने सिक्रीशन को पहुंचाते हैं लोकेशन की तरफ. याद रखना ब्लड के अंदर सिक्रीशन नहीं भेजा जा रहा यहाँ पे, राइट. ब्लड के अंदर सिक्रीशन यहाँ पे भेजा नहीं जा रहा, राइट. सो एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जितने भी आपके ग्लैंड्स आपके एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ऑल एंजाइम्स आर कमिंग फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड. ऑल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स आपके होते हैं ना ये सारे आपके आते हैं फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड. आप जानते हो कि जब आप खाना खाते हो तो आपके सारे एंजाइम्स आते हैं स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर. दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को आ रहे होते हैं, ठीक है.
तो याद रखना आपके एपिथेलियल टिश्यू कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू योर एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर वो कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका एक होता है स्टमक के अंदर गॉबलेट सेल, स्टमक के अंदर यू हैव समथिंग नोन एज अ गॉबलेट सेल्स, और ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं स्टमक के अंदर, दे आर अ मॉडिफाइड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक आपके बेसिकली आपके एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दे आर अ एक्सोक्राइन ग्लैंड ओनली, क्योंकि ये आपका एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल्स का काम होता है स्टमक के अंदर म्यूकस को सिक्रीट करना, सो दे सिक्रीट द म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। so, म्यूकस सिक्रीट करेंगे कहां पे, स्टमक के अंदर, इनटू द स्टमक। तो बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा ये गॉबलेट सेल इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड कोलुमनार सेल, ये कोलुमनार सेल था जो मॉडिफाई हो चुका है और अब वो सिक्रीट कर रहा है आपका म्यूकस स्टमक के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपका म्यूकस हो, एंजाइम्स हो, लाइक इफ यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक स्वेट हो, ऑल दिस सिक्रीशन इज माय एक्सोक्राइन सिक्रीशन, उन सबको हम यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना, और ये भी याद रख लेना कि आपका जो गॉबलेट सेल है इट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड कोलुमनार सेल, ये कोलुमनार सेल आपका है यहाँ पे जो मॉडिफाई हो चुका है और वो अब कुछ और कर रहा है। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। So some of the columnar and cuboidal cell get specialized for secretion and are called as my glandular epithelium, और उनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a glandular epithelium, right? They are mainly of two types, unicellular consisting of isolated glandular cell जैसे कि goblet cell आपका यहाँ पे हो गया of the alimentary canal, और multicellular consisting of cluster of cell like a salivary gland, ठीक है। तो आपके कई बार जैसे कि मैं बोला आपको कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर अपना वो सिक्रीशन करते हैं, सो दे टर्न इनटू अ ग्लैंड, दे टर्न इनटू अ ग्लैंड, और फिर वहां पे वो अपना कुछ ना कुछ सिक्रीशन वहां पे करेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला स्लाइड, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू, Yes, sir. राइट, दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट। अब ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे यूनिसेल्युलर ग्लैंड आपका बना कर रखा हुआ है हमने यहाँ पे जहां से सिक्रीशन आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे यू कैन हैव अ सलाइवरी ग्लैंड, जो बी है यहाँ पे मल्टीसेल्युलर, दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड। तो जो ये वाला है ना, लेट मी, हाँ ये वाला जो है ना यहाँ पे बी, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, और ये मेरे यहाँ पे गॉबलेट सेल्स ए वाला, और अपना अपना सिक्रीशन ये लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। सो ये चीज आपको मिलती है देखने के लिए। एंड याद रखना क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम मॉडिफाई करके ऐसे ग्लैंड्स बनाते हैं, राइट। स्क्वैमस नहीं बनाता, स्क्वैमस नहीं बनाता, सूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं बनाता, जनरली आपके कॉलमनार और क्यूबॉइडल ही बनाते हैं ऐसे टाइप के ग्लैंड्स। सो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, हमने देख लिया बेसिकली बेटा, हमने हमारा सिंपल एपिथेलियम हमने हमारे यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we'll try to see something about the compound epithelium. Compound epithelium जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना, बड़ा सिंपल सा ये टर्म है, इसमें कुछ ही चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज, आपको यहाँ पे मल्टी लेयर्ड सेल्स आपको मिलेंगे, एक दो सेल नहीं मिलते, दो से ज्यादा ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। दे हैव अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये जनरली एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में ज्यादा रोल प्ले नहीं करते, इनका मेनली काम यहाँ पे होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इनका बहुत लिमिटेड काम होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के अंदर। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, हमारे स्किन का जो ड्राई सरफेस है उसे वो कवर करते हैं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, आपका जो माउथ के अंदर का जो कैविटी है बकल कैविटी, उसके एरिया को वो लोग कवर करेंगे, राइट। फेरिंग्स को कवर करते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो इनर लाइनिंग होती है उसको कवर करते हैं, एंड सेम गोज फॉर माय पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। सो ये बेसिकली इनका मेनली काम याद रखना, their main function is going to be protection against chemical and mechanical stress. इनका जनरली काम यहाँ पे ये होता है कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से, ये लोग आपको बचाते हैं। ये मेन काम होता है कंपाउंड एपिथेलियम का। अब इस एपिथेलियम के अंदर एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जो कई बार क्वेश्चन में बन जाता है, कई बार वो टर्म आपको मैच द फॉलोइंग में दिख जाता है। सो लेट्स सी वो टर्म यहाँ पे कौन सा है मेरा, राइट। सो दैट इज माय कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड आपको मिलेगा। सो ये याद रखना, देयर इज अ वन टर्म। सो ये क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म समझते हैं। एक टर्म होता है
and the term is going to be called as my transitional epithelium. Transitional epithelium. ये टर्म आपके सामने आगे आने वाला है. मैं चाहता हूं कि आप ये टर्म से वाकिफ हो जाए और एक चीज इस टर्म के बारे में हमेशा अच्छे से याद रखिए. जब भी आपके सामने ट्रांजिशनल एपिथेलियम लिखा हुआ आएगा, आपने एक चीज आंखें बंद करके बोलनी है कि ये जो एपिथेलियम होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है. इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो. ये वो एपिथेलियम होता है जो आराम से आपका स्ट्रेचेबल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत स्ट्रेचेबल होता है. ये बात याद रखना. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट दिस एपिथेलियम. उसके पहले एक और चीज याद रखो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ माय कंपाउंड एपिथेलियम. इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. तो इसमें होता क्या है कि ये मेरा एक टाइप का कंपाउंड एपिथेलियम है, मतलब इसमें मल्टी लेयर मुझे मिल जाएंगी, लाइक 4 से 6 लेयर मुझे मिल जाती है. आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि दिस एपिथेलियम कैन अंडरगो स्ट्रेचिंग. इसको आप स्ट्रेचिंग करा सकते हो. तो स्ट्रेचिंग आपकी हो जाती है इस एपिथेलियम के अंदर. आराम से स्ट्रेच हो सकता है और इसको खींचा जा सकता है. तो स्ट्रेचिंग इज समथिंग शोन बाय दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम. आपको 4 से 6 लेयर आपको मिल जाती है इसके अंदर. 4 to 6 लेयर्स आर बीन ऑब्जर्व. और इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी, लेकिन ये बात याद रखना कि ये स्ट्रेचिंग में आपकी बड़ी मदद करता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार अगर ये स्ट्रेचिंग में मदद कर रहा है या ये इसको अगर खिंचाया जा सकता है तो ये मुझे कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, वेयर आई कैन फाइंड सच काइंड ऑफ एपिथेलियम. तो याद रखना इसका भी आंसर बड़ा सिंपल सा है. आपको ये एपिथेलियम मिलेगा आपके यूरेटर के अंदर. यूरेटर में ये मिल सकता है. यू कैन फाइंड हिम इन द यूरिनरी ब्लैडर. ये मिल सकता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. इसके साथ साथ ये आपको इवन मिलेगा देखने के लिए रेनल पेल्विस के अंदर. ये आपके किडनी का पार्ट है, ठीक है. इट इज ऑल्सो इन द रेनल पेल्विस. और उसके साथ साथ आपको ये इवन मिल सकता है देखने के लिए इन समथिंग लाइक योर मेल्स के अंदर. यूरेथ्रा में ये देखने के लिए आपको मिल जाता है मेल्स के अंदर. यू कैन फाइंड देम इन द यूरेथ्रा. सर ये 4th और 6th लेयर के नीचे आपने क्या लिखा है? ये मैंने वो लोकेशंस लिखे जहां पे मुझे ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है. यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रेनल पेल्विस हो गया एंड मेल्स के अंदर विद इन द यूरेथ्रा. तो इन लोकेशंस के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आप यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब जैसे कि हमने बोला कि जो एपिथेलियम है ये काफी आसानी से स्ट्रेच हो सकता है, तो आप इस चीज को थोड़ा रिलेट करिए. जब आपके ब्लैडर के अंदर जब यूरिन फिल होता है, जब आपके ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होता है तो वो स्ट्रेच होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है ब्लैडर, ठीक है. और उसकी एक लिमिट होती है स्ट्रेच होने की. जब वो हद से ज्यादा स्ट्रेच होता है तो आपको सिग्नल मिलता है एंड देन यू गो एंड डू द यूरिनेशन, ठीक है. तो ये वाला एपिथेलियम आपका वहां पे होना बड़ा जरूरी होता है. सो यू नीड टू हैव सच काइंड ऑफ एपिथेलियम ओवर देयर, और यही आपको वहां पे मिलेगा. तो याद रखना आपका ब्लैडर जो होता है वो फिल होने के बाद थोड़ा सा आपका स्ट्रेच करता है, और जब आपका ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो जब वो और उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करता है ना, तो वो सिग्नल आपको भेजा जाता है. आपको एक सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल को जान के आप जाके अपना ब्लैडर को रिलीज करते हो या अपनी यूरिन को आप लाइक रिलीज करते हो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि याद रखना. तो हमेशा याद रखना कि कभी आपके सामने आ गया ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो लोकेशन याद रखना. लोकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारे लोकेशन किडनी से रिलेटेड है. सो यू विल हैव योर यूरेटर, ब्लैडर, रेनल पेल्विस, और मेल्स के अंदर इवन द यूरेथ्रा विल हैव द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. और याद रखना इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है. इट कैन अंडरटेक द स्ट्रेचिंग. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. क्या ट्रांजिशनल एपिथेलियम आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो सर ये एक और बता दो. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है, या बोल देना रिपीट करने के लिए. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. चलिए क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पे दिखा देता हूँ. सो इसको हम इवन कहते हैं एज अ यूरोथेलियम. इवन कॉल देम एज अ यूरोथेलियम. In this epithelium is 4 to 6 layer of cells are present. The epithelium is stretchable. ये बिल्कुल आपके यहाँ पे stretchable होता है. यहाँ पे 2 ही चीजें लिखी हुई है, यूरेटर, ब्लैडर, लेकिन जो मैंने वहां पे और 2 चीजें लिखी हुई है वो भी याद रखना.
We have also written something like your renal pelvis And urethra. and urethra. And males के अंदर males will have your urethra. So इन लोकेशंस में आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम. So that is something should be clear to you. कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब एनिमेटेड पिक्चर है, रियल पिक्चर अभी हमारे पास है नहीं, बट दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. अब आगे बढ़ने के पहले एक दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर दो आप लोग यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल ये वाला बता दो. Which of the following tissue type is responsible for generation and conduction of nerve impulse? कौन सा टिश्यू टाइप नर्व इम्पल्स जनरेट करने में आपकी Option 1. Nervous tissue. nervous tissue. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बढ़िया. चलो, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है इसका आंसर? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? Pathology. Option A. हिस्टोलॉजी, राइट. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिस्टोलॉजी. तो ये बात ध्यान रखना. हर्पेटोलॉजी पता है क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज हर्पेटोलॉजी? किसी को कुछ आइडिया है क्या? थोड़ा सा गेस कर सकता है कोई? इसको कहते हैं स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, उसे हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी. ठीक है, चलो. देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम. ये डायग्राम देख के बता दो कि यार ये कौन सा टाइप का एपिथेलियम तुम्हें लग रहा है? Simple squamous epithelium. Simple squamous. Simple squamous. Option 4. स्क्वैमस लग रहा है आपको? मुझे तो ये बॉक्स यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि स्क्वैमस तो एकदम फ्लैट होता है बाबा. स्क्वैमस तो एकदम फ्लैट होता है पेवमेंट की तरह. यहाँ पे तो बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस मुझे दिख रहे हैं. स्क्वैमस नहीं है ये. कौन सा हो सकता है यहाँ पे? ये Cuboidal. बिल्कुल मेरा यहाँ पे क्यूबॉइडल है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इट इज माय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है मेरा यहाँ पे. ये राइट, स्क्वैमस नहीं क्यूबॉइडल है. स्क्वैमस तो बहुत फ्लैट होता है, वो ऐसे नहीं दिखता, इतना क्लियरली नहीं दिखता, वो बहुत फ्लैट होगा आपके यहाँ पे. ठीक है, दैट इज माय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट. क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ मैक्रोविलाई आर फाउंड इन. ध्यान से बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ मैक्रोविलाई कहाँ मिलते हैं देखने के लिए मुझे? Option C. ओके, Option C. राइट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे. ये हमने कल की क्लास में किया भी था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर मैक्रोविलाई लगा होता है और वो आपको मिलेगा पीसीटी और डीसीटी के अंदर. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल दोनों के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिलेगा. तो ये बात हमने कल की क्लास में देखी थी और आई थिंक आई होप यू नो दिस नाउ. द सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल in humans are known to be Option B. occurring. Option B. B. बिल्कुल सही. ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब के अंदर इनका काम होता है पुश करना. ब्रोंक्यूल्स में ये लोग म्यूकस को पुश करेंगे थ्रोट की तरफ, फैलोपियन ट्यूब में ये लोग एग को पुश करेंगे टुवर्ड्स द यूट्रस. बिल्कुल सही, राइट. अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे सेल जंक्शन क्या होते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द सेल जंक्शन. अब ये एक टर्म है जो हम देखते हैं, हमें देखने को मिलेगा इन द एपिथेलियल टिश्यू में, आपको मिलता है देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सेल जंक्शन. सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक अ सेल जंक्शन जो हमें मिलेगा स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यू के अंदर. दिस इज समथिंग आई गेट टू सी इन द एपिथेलियल टिश्यू. अब इसके ऊपर बेस भी काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और एनसीईआरटी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन इतना डिटेल में नहीं किया हुआ, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है ये. सो इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं. सेल जंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. एक लिखा हुआ है यहाँ पे आपका टाइट जंक्शन. So you have 3 types basically over here. एक आपका यहाँ पे होगा, अच्छा अगर आपको क्लास फास्ट लग रही है तो प्लीज बता देना, ठीक है? अगर क्लास ना फास्ट लग रही है तो प्लीज बता देना. So you have a tight junction, ये आपको एक मिलेगा. Then आपको मिलेगा something like your adherent junction. So you have a adherent junction, and the last one is my gap junction. तो ये 3 जंक्शन आपके यहाँ पे होते हैं. इन तीनों का काम क्या होता है, क्या करते हैं, ये विल सी दैट. पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ पे टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. इसका काम होता है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पास मेरे 2 सेल है. अज्यूम करते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 सेल है. सो यहाँ पे एक सेल है मेरे पास यहाँ पे, राइट, और बाजू में मेरा यहाँ पे दूसरा सेल लगा हुआ है.
ये मेरे यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। अब होता क्या है ना कि जो 2 सेल मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, चलो इसका न्यूक्लियस भी हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे यू हैव अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इन दोनों के बीच आपको छोटी सी यहाँ पे स्पेस दिखेगी। सो यू हैव अ स्पेस ओवर देयर। तो यहाँ पे एक आपको स्पेस दिख रही है दोनों के बीच में। अब आपको करना क्या है कि इस स्पेस को आपको करना है सील। आपको इस स्पेस को करना है सील ताकि इसके अंदर कोई सब्सटेंस ना चला जाए, इस एरिया के अंदर कोई चीज लीक होके चली ना जाए। तो आप क्या करते हो, आप मदद करते हो मेरे यहाँ पे टाइट जंक्शन की। सो टाइट जंक्शन क्या करेगा, वो यहाँ पे आके इसको कर देगा यहाँ पे सील। सो एक बार उसे वो यहाँ पे आके सील कर देगा। सो अज्यूम दैट दीस आर सम प्रोटीन्स ऑफ अ टाइट जंक्शन। तो ये मेरा यहाँ पे है टाइट जंक्शन। सो टाइट जंक्शन ने यहाँ पे आके मेरा यहाँ पे इसे सील कर दिया। दोनों के बीच में जो गैप था उसको उसने सील कर दिया। अब सील करने से यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि अब कोई सब्सटेंस इसके बीच में जाके अटकेगा नहीं। सो यू विल नेवर फाइंड नाउ एनी सब्सटेंस गेटिंग इनसाइड बिटवीन द सब्सटेंस। यहाँ पे कोई भी चीज आपकी चीजें यहाँ पे आपकी जाके अटकेगी नहीं, या कोई भी चीज लीक होके इसके अंदर आपके यहाँ पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज यू हैव सम प्रोटीन, और उस प्रोटीन ने वहां पे उसे जाके ब्लॉक कर दिया है, मतलब उस जगह को उसने बंद कर दिया है। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टाइट जंक्शन। तो याद रखना, टाइट जंक्शन हमेशा लीकेज को अवॉइड करता है। इट अवॉइड्स द लीकेज ऑफ कंटेंट। इट अवॉइड्स लीकेज ऑफ कंटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या वो अवॉइड कर रहा है कि कोई भी सब्सटेंस बीच में से पास होके यहाँ पे अंदर ना चला जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, ना ही वो एक सेल में जा रहा है ना उस सेल में जा रहा है, वो बीच में यहाँ पे जाके अटक जाएगा। सो उस लीकेज को आप अवॉइड करते हो यूजिंग दिस टाइट जंक्शन। इसका मैं आपको एक पिक्चर देख के बता सकता हूँ। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पिक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नीफाई करके दिखा के रखा हुआ है। तो बीच में जो ये आपको स्पेस दिख रहा है, उस स्पेस को हम यहाँ पे करते हैं बंद। उस स्पेस को हम यहाँ पे देखो क्लिपिंग करके यहाँ पे बंद किया हुआ है, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ टाइट जंक्शन। सो टाइट जंक्शन आपका लीकेज को अवॉइड करता है, ठीक है। सो ये 2 सेल्स के बीच जो भी आपका स्पेस था ना, उसको बिल्कुल सील कर देगा ताकि बीच में से कोई चीज आपके यहाँ पे पास ना हो। सो दैट इज व्हाट टाइट जंक्शन इज नोन फॉर। तो ये बात याद रखना कि टाइट जंक्शन आपका इस तरीके से आपके लीकेज को अवॉइड करता है। सो दैट इज समथिंग शुड बी रिमेंबर्ड। इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। इसके अंदर इसके प्रोटीन के भी नाम होते हैं, बट आपको इस लेवल पे फिलहाल उन प्रोटीन्स के नाम को याद नहीं रखना, ठीक है। तो ये बात आप रखेंगे यहाँ पे याद। सो दैट इज माय टाइट जंक्शन। इसके बाद देखो यहाँ पे एक बार फिर लिखा हुआ है, यहाँ याद रखना, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, राइट। ये काम होता है मेरे टाइट जंक्शन। क्योंकि ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ये सेंटेंस, कई बार मैच द फॉलोइंग में वो लोग ऐसी सेंटेंस डाल देते उठा के, और जैसे ही आपको लीकिंग दिख रहा है वहां पे टर्म, तो आप समझ जाना कि यार ये तो मैच करेगा मेरे टाइट जंक्शन के साथ। सो दैट इज व्हाई मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। चलो अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अगला वाला, दैट इज माय गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन में क्या होता है, इट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें करते क्या है। तो समझो ये एक मेरा यहाँ पे सेल है, समझिए ये है मेरा यहाँ पे एक सेल, राइट। उसके बाजू में यहाँ पे एक और सेल है, राइट। सो आई हैव नाउ 2 सेल्स आसपास में खड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या, गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन एक कनेक्शन फॉर्म करता है दोनों सेल के बीच में। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कनेक्शन मिलेगा। सो ओवर हियर यू विल गेट टू हैव वन कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा कनेक्शन, और ये जो कनेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है दोनों सेल को जो जोड़ रहा है, दैट कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय गैप जंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज माय गैप जंक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अरे गैप जंक्शन कर क्या रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन तो हमने बना दिया, ये कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है। तो याद रखना, ये कनेक्शन बनाने से फायदा ये होगा कि दोनों के अब साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो नाउ साइटोप्लाज्म आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। याद रखना यहाँ पे क्या होगा, सो देयर विल बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन द साइटोप्लाज्म, कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म, राइट। अब यहाँ पे अगर आपका एक कम्युनिकेशन बीच बन रहा है साइटोप्लाज्म के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कोई सब्सटेंस आप वहां पे भेज सकते हो आराम से बिना कोई दिक्कत के, या वो साइड से कोई सब्सटेंस को आप ये साइड पे आप लेके आ सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। समझो आपको यहाँ से कुछ आयंस को लेके आना है ये साइड पे, तो ये फायदा होता है आपके गैप जंक्शन का। तो ये बात याद रखना कि गैप जंक्शन एक कम्युनिकेशन फॉर्म करता है 2 सेल के बीच में,
और इससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के बीच में कोई भी अगर आपको चीज एक्सचेंज करनी हो तो आप आराम से यहाँ पे आप कर सकते हो। आप आयंस को एक्सचेंज कर सकते हो, आप हार्मोन्स को एक्सचेंज कर सकते हो, आप प्रोटीन्स को एक्सचेंज कर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहते हो आप काफी इजीली कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कनेक्शन बन जाता है। एंड दिस कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय गैप जंक्शन। ठीक है, क्या गैप जंक्शन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द गैप जंक्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. याद रखना इस गैप जंक्शन के थ्रू आप अपना यहाँ पे कंटेंट एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है सेल्स के अंदर, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो और चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसका काम बिल्कुल अलग होता है यहाँ पे। दिस हिज रोल इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट ओवर हियर, राइट। अब द नेक्स्ट वन इज माय एडेरेन जंक्शन। अब एडेरेन जंक्शन क्या करता है इसको भी हम देख लेते हैं। इट परफॉर्म्स द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अब होता क्या है ना कि समझो आपके पास कुछ सेल्स है, assume that you have some cell over here, right? तो एक सेल मेरे पास यहाँ पे है, एक सेल उसके साथ यहाँ पे एक और लगा हुआ है। अब ये सारे जो सेल्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना, 2-3 सेल में बनाऊंगा यहाँ पे, ये जो मेरे जितने भी सेल्स मुझे यहाँ पे बना के रखे हैं मैंने, अब ये सारे सेल्स एक दूसरे से काफी क्लोजली एसोसिएटेड हैं, काफी क्लोजली चिपके हुए एक दूसरे से। तो ये जो एक दूसरे यहाँ पे चिपके हुए हैं ना, ये बड़ा जरूरी है इनके लिए, इनसे इनकी एक प्रॉपर्टी बनती होगी इसलिए। सो ऑल दिस सेल्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। ये सारे एक दूसरे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। और ये एसोसिएशन हो क्यों रहा है? दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एडेरेन जंक्शन। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके यहाँ पे प्रोटीन लगा होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे आपके कुछ आपके प्रोटीन लगे होते हैं और इन प्रोटीन की मदद से क्या होते हैं, ये सारे सेल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इससे तो लिखा हुआ है इट परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर, ताकि सारे के सारे सेल जुड़े रहे। ऐसा नहीं है कि 2 सेल चिपके हुए एक सेल थोड़ा दूर लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे सेल जुड़े रहेंगे, सब साथ में काम करेंगे, और वो करने के लिए आप यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स को यूज करते हैं, और वही काम होता है हमारे यहाँ पे एडेरेन जंक्शन का। तो एडेरेन जंक्शन के अंदर कुछ प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और वो प्रोटीन आपके इन सेल्स को एक दूसरे के साथ यहाँ पे रखेंगे जोड़ के। ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, एंड दैट इज माय एडेरेन जंक्शन। सो ये चीज इसके अंदर आपको सबको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना जब भी एडेरेन जंक्शन आएगा तो याद रखना इसका काम क्या होता है, आपके सेल्स को जोड़ के रखना। आपके जितने भी सेल्स हैं वहां पे एक टिश्यू के अंदर, उन सबको क्लोजली अच्छे से जोड़ के रखना, चिपका के रखना का काम होता है मेरे एडेरेन जंक्शन का। अगर आप सोचो कि सर ये जंक्शन में क्या आ रहा है, तो याद रखना इसमें कुछ नहीं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे। देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व, और वो प्रोटीन्स इनको चिपका के रखते हैं। सो दैट इज माय एडेरेन जंक्शन। तो एडेरेन जंक्शन का काम होता है सबको चिपका के रखना सेल को। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है बता दो जल्दी, व्हाट वाज द रोल ऑफ द टाइट जंक्शन? Avoid leakage. Avoid leakage. बिल्कुल सही, अवॉइड लीकेज ऑफ सब्सटेंस। Avoid leakage of content. बहुत सही, राइट। और गैप जंक्शन का? To communicate. Communication. To communicate with each other. राइट, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कराना और अपना कम्युनिकेट कराना 2 सेल के बीच में, ताकि आप कुछ भी एक्सचेंज कर सको, वो उसका वहां पे हो जाता है काम। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लगा के देखते हैं हम लोग। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। देखते हैं आपसे ऊपर है नहीं ऊपर है। क्वेश्चंस कहाँ गए? अरे क्वेश्चंस, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लेफ्ट साइड में दिया हुआ टाइट जंक्शन, एडेरेन जंक्शन, गैप जंक्शन एंड साइनेप्टिक जंक्शन, राइट। साइनेप्टिक अगर याद नहीं आ रहा अभी, तब भी आप उसके बगैर भी आप अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। चलिए ट्राई करते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो पहला मेरा यहाँ पे है टाइट जंक्शन। अब टाइट जंक्शन के लिए मैं सही डेफिनेशन यहाँ पे ढूंढता हूँ। सीमेंट द Option C. Option C. Option C. आप लोग तो बहुत तेज हो गए हो आजकल। राइट, ऑप्शन सी आपने निकाल भी लिया। यस, सो टाइट जंक्शन ए जो मेरा यहाँ पे है, ए के साथ मेरा यहाँ पे लगेगा बिल्कुल सही 3। टाइट जंक्शन मेरा यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट है एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियल सेल। तो ए के साथ 3 आ गया। देन यू हैव एडेरेन जंक्शन। एडेरेन जंक्शन क्या करता है? सीमेंट द नेबरिंग सेल टुगेदर। सो बी के साथ मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1, राइट। और फिर आपका आएगा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करेगा यहाँ पे? साइटोप्लाज्मिक Option चैनल 4. फैसिलिटेट, हाँ जी, कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। बिल्कुल सही, तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 4। सो इसलिए होता क्या है, सो सबसे बड़ी आंसर जो मेरा बनेगा दैट इज माय ऑप्शन सी, जिसके अंदर ए के साथ 3 आ रहा है, बी के साथ 1 आ रहा है, सी के साथ 4 आ रहा है, एंड डी जो रहेगा उसके साथ आएगा यहाँ पे 2। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो इसलिए ये डेफिनेशंस की तरफ हम थोड़ा लाइक बार-बार से रिपीट करते हैं, ताकि वो जहन में हमेशा रहे कि यार उसका मतलब एक मतलब किस टर्म के साथ कौन सी डेफिनेशन आएगी हमेशा, वो आपके हमेशा याद रहे इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, आपके हिसाब से बताइए गैप जंक्शन का फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, जो लोग यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे मुझे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये होता है आपके यहाँ पे गैप जंक्शन। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, गैप जंक्शन का काम ही होता है कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करके कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर आपको वहां पे करना हो तो आप वहां पे सुकून से आप कर सकते हो, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई प्रॉब्लम के। So that is something done by my gap junction. So that is your option D बनेगा मेरे यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, तो ये बात भी आपने लगती है यहाँ पे याद। चलिए अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यू की तरफ। तो यहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे होता है खत्म। इतना आपको याद रखना है, इतना एनसीईआरटी वाला सॉरी इतना तुम्हें याद रखना है और इतना एनसीईआरटी में जो दे के रखा हुआ उतना याद रख लेना। नाउ वी कैन स्टार्ट विद समथिंग एल्स जो आपके यहाँ पे रहेगा आपका मस्कुलर टिश्यू, राइट। लेट्स स्टार्ट विद मसल टिश्यू नाउ। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम मसल टिश्यू कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसमें से क्वेश्चन भी काफी अच्छे बन जाते हैं। So we'll do the muscle tissue and then we'll do the connective tissue, ठीक है। So याद रखना एपिथेलियल टिश्यू आपका यहाँ पे हो चुका है खत्म, इतना आपको याद रख सकते हो तो आपके मार्क्स आपके मिस आउट नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मसल टिश्यू। अब जब भी आप बात करते हो मसल टिश्यू की तो आपको यहाँ पे तीन टाइप के मसल आपको याद रखने होते हैं। एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ मसल और एक होता है आपका यहाँ पे कार्डियक मसल, राइट। नाउ सो लेट्स स्टार्ट, चालू करते हैं हमारी स्टोरी हमारे स्केलेटल मसल से। तो वहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जो मसल का जो टाइप है या फ्यूचर में और डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए इसके बेसिक ट्रेट्स याद रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलेटल मसल। सो जब भी हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, आपने पता है सबसे पहली चीज क्या बोलनी है, आपने बोलना है कि यार इसका शेप क्या। हाँ बेटा बोलिए 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 बोलिए। अच्छा ठीक है, तो याद रखना इनका शेप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना देयर शेप विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो सबसे पहली चीज आपने ये बोलनी कि यार इसका शेप जो रहता है वो रहता है यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि यार ये जो मेरे मसल्स है ना स्केलेटल मसल्स, ये मेरे बेसिकली नाम से पता चले कि मेरे बोन से अटैच्ड है, राइट। सो दीज आर द मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द बोन्स। सो दीज आर द मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स। सो मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। ये जो मेरे यहाँ पे मसल्स है दे आर बीन अटैच्ड टू द बोन्स। ये बात भी याद रखना कि बोन्स के साथ यहाँ पे रहेंगे मेरे मसल्स अटैच। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, वो यहाँ पे ये रहेगा कि ये मसल्स मेरे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि आप इन्हें यूज कर सकते हो अपने विश के हिसाब से, राइट। अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो मैं अपने विश से हिला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो अपने आप हिल रहा है, राइट। सो याद रखना दीज मसल्स आर गोइंग टू बी वॉलेंटरी इन नेचर। These muscles are going to be voluntary in nature. Voluntary का मतलब यहाँ पे ये होता है आप अपनी इच्छा से इनको आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि अपने आप से हाथ आपका हिल रहा है, ऐसा नहीं अपने आप से आपने बॉल उठा के सर पे मार दिया किसी के, ऐसे तो नहीं होता ना, राइट। यू डू इट ऑल कॉन्शियसली। सो दैट इज माय स्केलेटल मसल। सो दे आर गोइंग टू बी वॉलेंटरी इन नेचर। तो ये बात याद रखना, दे आर गोइंग टू बी वॉलेंटरी इन नेचर। ये खुद के विश से आप इन्हें यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये बात भी याद रखना, स्केलेटल मसल जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो याद रखना दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। So that is one more thing you have to very clearly see in them, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप किसी के स्केलेटल मसल को, चाहे मेरे बाइसेप हो या किसी का ट्राइसेप हो, उसके मसल को अगर आप निकाल के ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे,
तो आपको उसके अंदर बैंड्स मिलेंगे। याद रखना, स्केलेटल मसल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना किसी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको उसके अंदर कई सारे बैंड्स मिलते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड आपको मिलेंगे। और ये जो बैंडिंग आपको दिखती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिएशन। सो स्ट्रेटिएशन इज ऑब्जर्व्ड, स्ट्रेटिएशन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब बैंडिंग, स्ट्रेटिएशन वाला होता है बैंडिंग पैटर्न, या बैंडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है, बहुत क्लियरली आपको मिलेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो इन मसल्स को, देन आपको बैंडिंग्स आपको काफी क्लियरली मिलेगी देखने के लिए। सो प्लीज नो दैट। सो स्ट्रेटिएशन जब भी आपको समझ आ रहा है तो रखना बैंडिंग पैटर्न, राइट? और यू कैन से बैंडिंग, let me write it down, banding pattern only. Banding pattern is seen, right? ये पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपको ये जो डॉट 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 आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड में वो आपका स्केलेटल मसल है, सबसे लेफ्ट में जो आपका ए वाला है वो आपका स्केलेटल मसल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी द बैंड्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे बैंड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, और उन बैंड्स को ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ स्ट्रेटिएशन। सो स्ट्रेटिएशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत क्लियरली, राइट? देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, these muscles undergo fatigue, these muscles they undergo fatigue। अब इसका मतलब क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन मसल को हद से ज्यादा यूज करोगे तो वो थक जाएंगे और वो काम करना बंद कर देंगे। फटीग का मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद अगर आपने इन मसल्स को बहुत ज्यादा यूज किया तो वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देंगे। सो दे अंडरगो फटीग। क्रिकेट में भी देखा होगा ना, दौड़ दौड़ के लाइक प्लेयर थक जाता है, फिर उसे क्रैम्प्स आने लगते हैं, फिर वो उसे पानी मंगवाता है, इलेक्ट्रोलाइट मंगवाता है, सब कुछ मंगवाता है वो, राइट? सो तो क्रैम्प्स आना या थक जाना और मसल्स का और कॉन्ट्रैक्शन ना कर पाना, दैट इज ऑल कॉल्ड एज माय फटीग। ठीक है, याद रखना अगर हम इन्हें हद से ज्यादा यूज करते हैं तो वो फटीग हो जाता है। इवन जब आप जिम में जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े वेट लिफ्ट मत करो, हो सकता है कि अगर मसल डैमेज हो जाए, मसल फटीग हो जाए आपका सडनली, राइट? और इवन अगर आप वर्कआउट करते हो या आप रनिंग करते हो, वर्कआउट नहीं तो रनिंग कर रहे हो, तो आप एक सर्टेन टाइप तक आप मसल को यूज कर पाते हो। आफ्टर सम टाइम आपकी मसल आपको सपोर्ट नहीं कर पाती, जैसे आपको भागना हो तो, सो दैट इज नोन एज अ फटीग। ठीक है, तो याद रखना दिस मसल्स अंडरगो फटीग, जो बहुत कॉमन है इसके अंदर। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो ये कुछ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप यहाँ पे याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ द स्केलेटल मसल। सो याद रखना दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, मसल्स यहाँ पे अटैच आपके बोन्स के साथ, ये होते हैं वॉलेंटरी इन नेचर, मतलब इनको हम कॉन्शियसली मूव कर सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको न्यूक्लियस यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। स्ट्रेटिएशन इज ऑब्जर्व्ड, आपको बैंडिंग पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एंड दे अंडरगो फटीग, याद रखना ये मसल मेरे फटीग हो जाते हैं, अगर इनको ज्यादा यूज करते हैं देन वो थक जाएंगे एंड दे विल नॉट एबल टू कैरी आउट द फर्दर फंक्शन। ठीक है, क्या स्केलेटल मसल आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर समझ नहीं आएगा तो प्लीज बता देना, अगर कोई चीज क्लियर ना हो ना, कोई टर्म अगर समझना है तो प्लीज बता देना, तो मैं रिपीट कर दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय स्केलेटल मसल। अब उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आपका होगा स्मूथ मसल। सिमिलरली यू विल आल्सो हैव समथिंग लाइक योर स्मूथ मसल एज वेल। You have a skeletal muscle and you will also have something like your smooth muscle। अब जब भी आपके सामने स्मूथ मसल आए और आपसे कोई पूछे कि यार इसका शेप क्या होता है, तो आपने एक ही चीज बोलनी है, स्मूथ मसल मेरे यहाँ पे रहेंगे स्पिंडल शेप, दे आर गोइंग टू बी स्पिंडल शेप। अब ये सारे जो कैरेक्टर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये याद रखने इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका स्मूथ मसल। सो दो साइड से टेपरिंग एंड होगी और बीच में होगा सिंगल न्यूक्लियस, राइट? तो याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियस होता है आपका सिर्फ एक। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ एक ही होगा तो याद रखना मैं क्या बोलूंगा, इट इज गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड। मेरा यहाँ पे होगा यूनिन्यूक्लिएटेड, राइट? तो याद रखना। सेकेंड चीज, थर्ड चीज,
ये आपके होते हैं इनवॉलेंटरी। स्मूथ मसल्स आपके रहेंगे इनवॉलेंटरी, इनको मैं खुद के मर्जी से यूज नहीं कर सकता, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने हिसाब से, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई आई कॉल देम एज अ इनवॉलेंटरी। तो ये मेरे जो मसल्स होते हैं यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे हो जाते हैं इनवॉलेंटरी नेचर। तो ये बात भी आप लोगों ने यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि ये जो मेरे मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, इनके अंदर आपको कोई बैंडिंग नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई नो स्ट्रेटिएशन, नो स्ट्रेटिएशन इज सीन। कोई स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये बात भी आप लोग रखेंगे यहाँ पे याद कि यहाँ पे मुझे कोई बैंडिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपके हाथ में ये देता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको कोई बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यू हैव नो स्ट्रेटिएशन ओवर हियर, ठीक है। देन अब क्योंकि ये ज्यादा मतलब इसको हम कॉन्शियसली तो कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे जनरली डू नॉट अंडरगो फटीग, दे डू नॉट अंडरगो फटीग। ये ऐसे नहीं कि ये लाइक ज्यादा काम करके थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता इनके साथ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार ये मसल आ कहाँ पे रहते हैं, रखना दिस मसल्स आर सीन इन योर इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल्स में आपको स्मूथ मसल मिल जाएंगे। तो याद रखना, आई कैन राइट ऑल द एग्जांपल्स। यू कैन हैव समथिंग लाइक योर इंटेस्टाइन, आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इवन आपका स्टमक आप यहाँ पे याद रख सकते हो। And even you will find, you can also find these muscles in the blood vessels as well. Blood vessels के अंदर भी आपको ये muscles देखने के लिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और याद रखना ये muscles आपकी ऐसा नहीं है कि ज्यादा यूज करने पे आपकी थक जाती है, क्योंकि इनका यूज हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे ना, आपकी बॉडी अपने आप से कर रही है। तो बॉडी कभी भी इनको हद से ज्यादा यूज नहीं करती कि वो फटीग हो जाए। तो ये बात इसके अंदर आपने रखनी है याद। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, ये मसल मुझे कहाँ मिल रहे हैं, स्ट्रेटिएशन इनके अंदर है नहीं, फटीग ये लोग होते नहीं है, इनवॉलेंट्री मतलब मैं इनको कंट्रोल नहीं करता, ये खुद से काम करते हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड दे विल हैव अ स्पिंडल शेप। तो ये कुछ ट्रेट्स आप क्लियर कट याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैरेक्टर के ऊपर बेस ही आता है, तो इसलिए आपको ये कैरेक्टर याद रखने पड़ेंगे। सो दीज आर माय स्मूथ मसल्स। क्या स्मूथ मसल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज अ स्मूथ मसल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये एक चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद। अब इसका जो हमारा रह गया वो रह गया हमारे यहाँ पे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हम लोग ऑब्वियसली बाद में दिखेंगे, बट याद रखना, इतना तो याद रख लेना कि आपका आता है हार्ट के अंदर, राइट। और ये भी फटीग नहीं होता, ये भी फटीग नहीं होता, ये आपके बर्थ के पहले से लेके लाइफ टाइम तक काम करता है बिना रुके, राइट, बिना रुके ये काम करता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, डाइट खा रहे हो, उससे आपके हार्ट को डैमेज हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली दैट डज नॉट अंडरगो फटीग एंड वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ। सो दैट्स अ कार्डियक मसल, जो हम अगली क्लास में हम लोगों से देखेंगे, ठीक है। और क्लास खत्म करने के लिए बताना चाहूंगा कि कल आपका मेजर टेस्ट है, तो अच्छे से दीजिएगा। आपके सामने 90 क्वेश्चन आएंगे बायो के, 45 के केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के। प्लीज ध्यान रखना कि आप आराम से अपना टाइम निकाल के पेपर को दो, क्योंकि काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि अपना स्लॉट निकालो 3 घंटे का, और फिर आप ये पेपर को देना, ताकि आप आराम से दे सको क्वेश्चंस के आंसर एंड यू गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बीइंग करेक्ट, राइट। So please make sure to do that. और जैसे यार टेस्ट हो जाता है, then please do share the feedback and the screenshot with me, right? So yeah. अब बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो भी हमने आज किया, आज हमने बताया क्या क्या किया। We have done the cell junction, we have done the transitional epithelium. फटाफट मुझे बता दो ट्रांजिशनल एपिथेलियम मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? Where I will get to see the transitional epithelium? Ureter, urinary bladder, renal pelvis,